Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Physics Academy by Zakir. Dear students, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, हमने आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है. उसको डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है और उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमें ये बता रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट नाउ. द फर्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने दो डिफिनीशन लिखे हैं. ठीक है, एक ये वाला डिफिनीशन है, दूसरा ये डिफिनीशन है. सो फर्स्ट डिफिनीशन जो है उसमें मैंने ये लिखा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. जो फर्स्ट डिफिनीशन है उसको आप देख रहे हैं, उसमें मैंने ये लिखा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी एरिया से अगर पास कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. इसका सिंपल आसान अल्फाज में हम ऐसा कह सकते हैं कि आप इस फिगर को कंसीडर कर लें. इस फिगर में मैंने दो एरियाज रिप्रेजेंट किए हैं, एरिया A1 और एरिया A2. ये एरिया A1 जो है इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 ये जो लाइंस हैं यहाँ से पास होकर वहाँ से आउट, यहाँ से एंटर होकर वहाँ से आउट हो रहे हैं. ठीक है, ये 4 लाइंस बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जो कि यहाँ से एंटर हो रहे हैं और दूसरी साइड से आउट हो रहे हैं. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्लक्स हमारे पास कर रहा है. क्यों? ये जो लाइंस इसमें से पास कर रहे हैं इसको हम फ्लक्स कहते हैं. एट द सेम टाइम आप दूसरा एरिया जो है उसको कंसीडर कर सकते हैं. वहाँ पे हमारे पास 2 लाइंस पास कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी फ्लक्स पास कर रहा है. वो अलग बात है कि यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा है और यहाँ पे फ्लक्स कम है. ठीक है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों एरिया में से पास कर रहे हैं तो हम कहते हैं दोनों एरिया में से फ्लक्स पास कर रहा है. क्यों? क्योंकि लाइंस का एरिया में से पास करना बेसिकली दिस इज नोन एज फ्लक्स. ठीक है, दूसरा जो हमारे पास डिफिनीशन है उसको अगर आप देखते हैं वो थोड़ा सा मैथमेटिकल फार्मूला जो है उसको हम कह सकते हैं कि वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है. जैसे कि यहाँ पे देखें मैंने लिखा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, सो उस वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट एंड एरिया वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर जिसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करना इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर है. ठीक है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये हमारे पास दूसरी डिफिनीशन है. याद रखिए स्केलर प्रोडक्ट जो है इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि जब इस प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान डॉट का निशान लगा लेते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन शो करने के लिए. दैट इज व्हाई इसको हम स्केलर प्रोडक्ट की जगह डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं. ठीक है, सो ये इसकी दो डिफिनीशंस हैं. मैं आता हूँ थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन साइड पे कि हमारे पास इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं और कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं. ठीक है, याद रखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसको हम फाई के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं. ये फाई इसका सिंबल है. तो व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ई एंड एरिया वेक्टर जो है उसको आप रिप्रेजेंट करें बाय ए, कैपिटल ए. देन दीज टू वेक्टर्स व्हेनेवर मल्टीप्लाई स्केलरली, यानी ये दोनों वेक्टर जब भी स्केलरली मल्टीप्लाई होंगे, देखिए यहाँ पे दरमियान में मैंने डॉट का साइन लगाया है जो मुझे ये शो कर रहा है कि ये दो वेक्टर्स हैं और ये दोनों वेक्टर्स स्केलरली मल्टीप्लाई हो रहे हैं. देन इसका जो रिजल्ट होगा दिस विल बी इक्वल टू द फ्लक्स. ठीक है, विच वन फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, और याद रखें कि स्केलर प्रोडक्ट जो है इसको जब हम एक्सपेंड करके लिखते हैं, ठीक है, यानी इसमें से ये डॉट का साइन जब हम रिमूव करके लिखते हैं इस फार्मूले को, तो याद रखें हम वहाँ पे हमेशा कास का साइन लगाते हैं. सॉरी, कास का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ये हम वहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं. तो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म इस फार्मूले का ये होगा फाई इज इक्वल टू ई ए का कोसाइन ऑफ द एंगल. ठीक है, ई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ए मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर और कोसाइन ऑफ द एंगल, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर का और एरिया का वेक्टर जो है उन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है उस एंगल का कोसाइन आप जब लेते हैं, इन दो तीनों की प्रोडक्ट आपको बेसिकली फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगी। ठीक है, यहाँ पे एक ये चीज एरिया वेक्टर जो मैंने यहाँ पे इसको सिंबल ए लिखा है, ये जरा समझ लें कि ये क्या है। ये बेसिकली एरिया ही होता है, ठीक है। और लेकिन याद रखें एरिया जो है हमारे पास, हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए से हमारे पास आ जाते हैं। एक वेक्टर फॉर एग्जांपल ये है, दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है। इन दोनों वेक्टर की जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, लेट्स सपोज इसको L1 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको L2 वेक्टर से मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, तो इस L1 वेक्टर और L2 वेक्टर जो है इन दोनों के दरमियान अगर आप क्रॉस का प्रोडक्ट करते हैं तो इससे हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो अगर आप दो वेक्टर लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एरिया आ जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कहते हैं दो लेंथ के वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मेरे पास एरिया आ रहा है। एरिया वेक्टर आ रहा है, एक ऐसा वेक्टर आ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड इस रीजन के एरिया के बराबर होगा और उसकी डायरेक्शन जो है इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर अपवर्ड है, ये वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट से हमारे पास जो रिजल्टिंग वेक्टर आ रहा होगा वो इस तरह से आउट ऑफ द बोर्ड होगा और इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो वो हम कहते हैं कि इस दोनों वेक्टर से बनने वाला जो एरिया होगा उस एरिया का वेक्टर होगा जो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। ठीक है, तो आपको एरिया वेक्टर की समझ आ चुकी होगी कि एरिया वेक्टर हमारे पास क्या है ना। अगर आप यहाँ पे इस फार्मूले को देखते हैं, इस फार्मूले में हमारे पास तीन फैक्टर्स आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इफेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? नंबर फर्स्ट उसमें देखें इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से फ्लक्स को इफेक्ट कर रहा है, याद रखें जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रांग होती है वहाँ पे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपस में ज्यादा करीब होते हैं, कंसंट्रेशन ज्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये जगह कंसीडर करें, यहाँ पे सपोज आपके पास एक चार्ज पड़ा है, चार्ज के पड़ा होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस की जो तादाद है वो भी आपके पास ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे एरिया रखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तादाद का ज्यादा होने की वजह से ज्यादा फ्लक्स इस एरिया में से पास हो, ज्यादा लाइंस जो है इस एरिया में से पास होंगे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। आप जो इस चार्ज से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से अवे होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होना स्टार्ट कर जाता है। तो अगर आप उस जगह पे कोई किसी एरिया को रखते हैं, जैसे मैंने थोड़ा सा दूर यहाँ पे एक और एरिया ड्रा किया है, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि वहाँ पे दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं, जो ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दूर जाते वक्त वीक हो जाता है। इस वजह से आपके पास वहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, फ्लक्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम वीकर होगा तो फ्लक्स की वैल्यू भी आपके पास कम होगी। दूसरा जो फैक्टर है ए, ठीक है, एरिया, वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके पास एक एरिया है, इस एरिया में से आप एट टाइम देख रहे हैं 4 आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही है। अगर इस एरिया को मैं हाफ कर दूं, यहाँ से मैं इसको हाफ कर दूं, हाफ करने से ये एरिया मेरे पास हाफ हो जाएगा और आप देख रहे हैं कि उसमें पास होने वाले जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उसकी तादाद भी आपके पास हाफ हो जाएगी। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो भी फ्लक्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। आप एरिया को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स की वैल्यू आपके पास बढ़ती जाएगी, आप एरिया की वैल्यू को डिक्रीज करते जाएंगे तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू जो है वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगी। ठीक है, अगला जो फैक्टर है कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो इसमें हम ये देखते हैं कि क्या एंगल जो है वो इस फ्लक्स की वैल्यू को इफेक्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सामने रखा हुआ एरिया है, क्या उन दोनों के दरमियान की जो एंगल होती है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं। इसके लिए डिफरेंट केसेस में ले रहा हूँ। ठीक है, जिसमें नंबर 1 केस जो है अगर आप उसको देखें तो केस नंबर 1 में मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या है कि आपके पास ये एक एरिया है,
और यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है। अब इस एरिया की जो सरफेस है, ठीक है, ये वाली जो सरफेस है, सरफेस तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, लेकिन इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, याद रखिए वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और वो इस एरिया को हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये अगर एरिया है यहाँ पे परपेंडिकुलर साइन में इसको, इसका वेक्टर इस तरह से होगा। तो हम कहते हैं कि इसका वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, और यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन भी इस तरह से है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी। तो सेम डायरेक्शन में होने का मतलब है कि उनके दरमियान एंगल जो है 0 है। Therefore मैंने लिखा है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 0 डिग्री। देन आपके पास क्या होता है, फाई की जो वैल्यू है वो आपके पास इस इक्वेशन में से E मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ द एंगल की जगह मैं कोसाइन ऑफ 0 लिख देता हूँ, cos 0 डिग्री लिख देता हूँ। और याद रखिए cos 0 डिग्री जो है वो आपके पास 1 के बराबर होता है। तो मैं ऐसा लिखता हूँ कि 1 को E और A के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो फाई इज इक्वल टू E इंटू A आ जाता है, जो कि मुझे ये शो कर रहा है कि फ्लक्स की वैल्यू आपके पास इस केस में मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम किस सिचुएशन में होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर जो है वो दोनों एक ही सिमत में हों, तो आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सेकंड जो केस है उसमें देखें, मैंने लिखा है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या है, आपके पास एरिया वेक्टर जो है, ठीक है, वो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आ रहे हैं वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एरिया है, एरिया को मैं ऐसा रख देता हूँ। देखिए एरिया का जो सरफेस है, ठीक है, ये हमारे पास इस सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है। सरफेस की डायरेक्शन इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरह। सरफेस तो एरिया का पैरेलल है, लेकिन इस एरिया का जो वेक्टर होता है वो मैंने आपको बताया था कि वो इसको हमेशा परपेंडिकुलर होगा। एग्जैक्ट इस तरह से ये सरफेस है, ये इस सरफेस का एरिया है और वेक्टर है, वो वेक्टर इस एरिया को परपेंडिकुलर होता है। देखिए यहाँ पे 90 एंगल बना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेक्टर के साथ भी 90 का एंगल बना रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर के एरिया वेक्टर के दरमियान जब एंगल 90 का बन रहा हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि when theta is equal to 90 degree then phi will be equal to E A cosine of the 90 degree, ठीक है। एग्जैक्ट यही फार्मूला है, E और A cosine of थीटा की जगह जस्ट 90 डिग्री मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास E A एज इट इज आ जाएगा, लेकिन cos ऑफ 90 डिग्री जो है वो बेसिकली 0 के बराबर होता है। आप बेसिक कैलकुलेटर से देखें, और इन 0 को इन दोनों वैल्यूज के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। जो कि मुझे ये शो कर रहा है कि इस सिचुएशन में कि आपके पास एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, तब आपके पास मिनिमम फ्लक्स उस एरिया में से पास कर रहा होगा। ये वैल्यू हमें यहाँ से मैथमेटिकली हमें ये शो कर रहा है कि 0 होगा, 0 फ्लक्स होगा। हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम फ्लक्स वहाँ से पास हो रहा होगा, ठीक है। ये दो हमारे पास स्पेशल केसेस हैं। तीसरा स्पेशल केस हमारे पास मैंने ये लिखा है कि एट एनी एंगल, कोई भी एंगल, ठीक है, एरिया को आप ऐसा रखते हैं, ऐसा रखते हैं, ऐसा किसी भी एंगल से आप जब रखते हैं तो जनरली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जनरली फाई विल बी इक्वल टू E A cos ऑफ द जनरल एंगल। जनरल एंगल 30 हो सकता है, 45 आपके पास हो सकता है, 60 हो सकता है, 120 हो सकता है, 70, कोई भी एंगल आप ले सकते हैं और आप यहाँ पे उस एंगल के जरिए से फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट केसेस थे जो कि हमें ये शो कर रहा है कि थीटा की वजह से फ्लक्स की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अगला एक सिंपल यहाँ पे याद रखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ। जब भी हम दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा याद रखिए उससे हमारे पास स्केलर रिजल्ट आता है। Therefore ये फ्लक्स जो है ये भी दो स्केलर क्वांटिटी के प्रोडक्ट की वजह से हमारे पास आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्लक्स फाई जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी होने की वजह से हमें उसकी यूनिट की भी ज़रूरत होती है कि हम कौन से यूनिट में उसकी उनको मेजर करें। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो SI यूनिट है, ठीक है, इसकी SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है।
ये इसकी एसआई यूनिट है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम किस तरह से आ रहा है, तो आप एक फार्मूले में देख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, हमारे पास ये इसका फार्मूला है जिसमें जब एंगल थीटा 0 के बराबर होता है तो cos 0 जो है 1 हो जाता है, वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर ई ए ही रहता है हमारे पास, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। ठीक है, अब इसमें ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर है, तो मैंने इसकी जगह 4F डिवाइड बाई क्यू लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह F डिवाइड बाई क्यू लिखा है, और एरिया जो है इसका यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है, तो मैंने ए की जगह यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखा है। अब फोर्स जो है उसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं और चार्ज जो है उसको हम कूलम में मेजर करते हैं, तो फोर्स की जगह मैंने न्यूटन लिखा है, ऊपर मीटर स्क्वायर को भी ऐसा लिखा है, डिवाइड में हमारे पास जो चार्ज आ रहा था उसकी जगह कूलम को रिप्लेस किया है, क्योंकि कूलम उसकी यूनिट है और उसको ऊपर से नीचे ले आया हूँ, तो इस वजह से कूलम के ऊपर सी के ऊपर मैंने एक माइनस वन का साइन लगाया है जो कि पर कूलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दैट इज the way you can find the unit SI unit of flux। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी पढ़ेंगे, लेकिन एक पॉइंट चार्ज के जरिए से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से प्रोड्यूस होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेरे ख्याल से इंतहाई सिंपल टॉपिक था, इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसके बाद आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड टीच करें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर उसका जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।